perfectlearn.in। देखिए ये क्या होता है, जब हम अपने हेयर को कॉम्ब से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ये क्या करता है कि पेपर के पीस को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी ओर। जब क्या करते हैं हम किसी कंघी से अपने हेयर को रब करते हैं तो वो क्या करता है, पेपर को जो टुकड़ा होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए जानते हैं। हमारे यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट बना है वो बना है आपका एटम्स से। इनफैक्ट हम लोग भी बने हैं किससे, एटम्स से। अगर मान लीजिए अगर हम अपने बॉडी को जूम करके देखें तो हमको क्या मिलेगा, मसल्स मिलेगा। अगर उसको भी जूम करें इनफैक्ट सेल मिलेगा। अगर सेल को जूम करें तो हमको क्या मिलेगा, एटम्स मिलेगा। अब ये एटम्स भी क्या हो है कि वो सब एटॉमिक से बना हुआ है। एटम्स भी किससे बना हुआ है, सब एटॉमिक से। जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जब हम प्रोटॉन प्रोटॉन को एक साथ लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, डेट मीन्स दूर भागता है। और जैसे हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक साथ लाते हैं तो ये क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ लाते हैं कॉन्टैक्ट में तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए एटम किससे बना हुआ है, एटम्स बना है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, बट अपोजिट जब ले रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे देखिए हमारा एटम्स बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपका न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज होता है, नो चार्ज, डेट मीन्स न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल। तो यही कारण है कि जब हम क्या करते हैं, हेयर को कॉम्ब से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर होता है किस पे, कॉम्ब पे। कॉम्ब पे चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर हो गया। यही चार्ज पार्टिकल्स क्या करता है, पेपर ऑफ पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब रही बात किस अमाउंट में रहता है, तो चार्ज आपका एक हो गया पॉजिटिव टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें, एक हो गया निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव रहेगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहेगा। लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे प्लस और प्लस क्या करेगा, और माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम केस में अनलाइक चार्ज, जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो लाइक चार्ज का मतलब हो गया एक जैसा चार्ज, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और सेम केस में अनलाइक चार्ज, जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। अब रही बात इस पे चार्ज होता कितना है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁴ एंड कूलम। यहाँ पे कूलम लिए हैं, कूलम होता है SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है आपका
कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। अब प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज आ गया? कूलम में। डैट मीन्स कूलम क्या हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। तो अगर हम बोले कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, अगर हम बोले कि 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो इट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? तो अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज अगर बोले तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्लियर? तो अब अगर सेम केस में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। डैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन टाइम ऑफ इंटरवल, कि किसी दिए हुए समय अंतराल में, समय टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जितना चार्ज का फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोटेड करते हैं हम आई से, और इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोटेड करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोटेड करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जनरली आई से डिनोटेड करते हैं। इसका मतलब आई का जो हो जाएगा Q अपॉन T फॉर्मूला हो जाएगा। डैट मीन्स कि किसी समय में कितना चार्ज का फ्लो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर होगा कि 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफर कितने समय में हो? 1 सेकेंड में हो। तो ये बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर कब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज का ट्रांसफर कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आमीटर क्या होता है? तो आमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में, अब सर्किट क्या होता है? तो एक क्लोज लूप को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लोज लूप है, इसमें हम सेल लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिए जिसको की बोलते हैं। ये सेल हो गया और ये आपका बल्ब हो गया। तो इसको हम लोग सर्किट बोलते हैं कि क्लोज लूप हो गया, जिसमें क्या हो? करंट का फ्लो हो, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। तो आमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में करंट का जो फ्लो होता है उसी को मेजर करते हैं हम लोग आमीटर से। आमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में करंट का अमाउंट। क्लियर? क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाने थे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मटेरियल का। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज का फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसको हम Q से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला देखे थे I = Q/T, कि T समय में
क्यू चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, पास करता है, और कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए मान लीजिए जैसे सिल्वर है, सिल्वर से क्या हुआ, इजिली इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए हम वुड ले ले, वुड में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, लेकिन सिल्वर में, गोल्ड में, इस सब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इस नेचर ने इसको क्या दिया है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसके पास गॉड ने क्या दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है इन सब के पास, जो ये दूसरे पे ट्रांसफर कर सकता है। तो जो मटेरियल क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट पास करे, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर पास कराता है। फॉर एग्जाम्पल में सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब हो गया कंडक्टर। कुछ ऐसे मटेरियल होता है कि दोनों का काम करता है, ना तो वो अच्छा क्या है आपका कंडक्टर है, ना वो क्या है गुड कंडक्टर है, और ना ही वो क्या है गुड इंसुलेटर है। इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट पास ना करने, तो उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, जिसे में एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है जो अपने से क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे, इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम, वुड, प्लास्टिक, ये सब हो गया आपका इंसुलेटर। इस दोनों के बीच में आता है आपका सेमीकंडक्टर, ये दोनों काम करता है, इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी। तो कंडक्टर हो गया ये कि जिससे क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, इट सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, जिससे क्या हो, जो दोनों का काम करे, इंसुलेटर का भी और कंडक्टर का भी, जैसे एंटीमोनी, आर्सेनिक और सिलिकॉन। ये क्या होता है कि हीट पे डिपेंड करता है, अगर हीट बढ़ेगा तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है, अगर क्या हो हीट मिले इनको, तो ये हीट मिलने पे क्या होता है, गुड कंडक्टर का काम करने लगता है सेमीकंडक्टर, जिसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, ये सब हो गया आपका सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल्स। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखिए क्लोज लूप होता है जिसमें आपका एक बैटरी लगा रहता है, स्विच रहता है और एक बल्ब रहता है। और यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे स्विच क्या है, ओपन, यहाँ पे स्विच ऑफ क्या है, स्विच ऑफ है, डेट मीन्स ओपन है, स्विच कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन सेम केस में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन है, आपका ऑन है, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो रहा है आपका, ग्लो कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है जो अपने से क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी और स्विच, बल्ब, इस सब को कनेक्ट करके रखता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी में कभी कहीं कहीं आपका आर्मीटर लगा होगा, आर्मीटर भी लगाते हैं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर भी रहता है। तो यही
सेम केस में हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज लूप है जिसमें क्या आ रहा है, सिंपली बैटरी, इलेक्ट्रिक स्विच, बल्ब्स, अमीटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्ट मीटर क्या होता है कि जब आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जानेंगे वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेट मीन्स हम कभी कभी देखते हैं क्या है कि डिफरेंट टाइप्स का बैटरी देखते हैं जिसमें सबका वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मोबाइल में हम जनरली 3.7 वोल्ट का यूज करते हैं, तो सबका अलग अलग क्यों होता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्यों है। तो देखिए इस बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इस वायर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो किस प्रेशर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो किस प्रेशर से जा रहा है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स जिस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्लो हो, तो उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव 1 यूनिट ऑफ चार्ज, कि जितना अमाउंट हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए चाहिए। दैट मीन्स 2 पॉइंट के बीच कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स मान लीजिए अगर इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक मूव कराना है, इसमें भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। दैट मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगा जिस प्रेशर से, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि 1 यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, जैसे ही हम स्विच को ऑन किए तो बल्ब क्या होने लगा, ग्लो करने लगा। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, और यहाँ पे बल्ब क्या हो रहा है आपका, ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि स्विच हम ऑफ करते हैं, तो ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा है इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है। तो इनको समझते हैं कि जैसे हम देखिए यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो आपका होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, बट हम करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो आपका लेते हैं पॉजिटिव से निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन अगर पूछे, करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव टू निगेटिव। और अगर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव। देखिए ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं और हो रहा है और हम डायरेक्शन कहीं और लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, तो तब ये नहीं पता चल पाया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, सिंपली ये पता चला था कि कोई चीज रनिंग करता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन का किधर होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है ये पता नहीं था। इसीलिए पहले क्या ले लिए थे साइंटिस्ट सब कि पॉजिटिव से आपका निगेटिव होता है। पहले मान लिए थे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है, निगेटिव से होता है आपका पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो पहले क्या ले लिए थे, पॉजिटिव से निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आपका होता है निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है।
अब देखते हैं जिस करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच जैसे ही ऑन किया तो बल्ब क्या होने लगा, ग्लो करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए बैटरी में क्या होता है, तो केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है। अब केमिकल एनर्जी होता है तो एनर्जी किस में स्टोर रहेगा, तो एनर्जी जो स्टोर रहेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन में रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका फ्लो करेगा। तो देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 2 पॉइंट है, दोनों में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इस पॉइंट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बल्ब में गया, इलेक्ट्रॉन गया बल्ब में। इलेक्ट्रॉन बल्ब ने क्या किया, बल्ब में जो क्या था, फिलामेंट लगा हुआ था, उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन में जितना एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन में क्या था, एनर्जी था, उसको यूज कर लिया किस में, ग्लो करने में। इलेक्ट्रॉन में जितना भी एनर्जी था वो क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी था उसको यूज कर लिया आपको ग्लो करने में। तो अब तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या हो गया, एनर्जी की कमी हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जबकि इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, ग्लो करने से पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, हाई रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। क्लियर है? तो देखिए इस पॉइंट पे, तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए से बी के जाने के बीच में, इलेक्ट्रॉन को जाने के बीच में क्या था, एक एनर्जी यूज करने वाला था, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेकर किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एनर्जी कम होगा, लेकिन वर्क तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पॉइंट का डिफरेंस होगा, डेट मीन्स ए और बी पॉइंट में जो वर्क का डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सिंपल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेट मीन्स चार्ज को ले जा रहा है तो चार्ज। वर्क डन को हम लोग W से डिनोटेड करते हैं और चार्ज को Q से डिनोटेड करते हैं। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो इसको देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जनरली V से, कैपिटल V से डिनोटेड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोटेड करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। इसको कैपिटल V से दिखाते हैं। अब ऐसा यूनिट की बात की जाए तो देखिए ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे हम V इक्वल टू लिख सकते हैं वर्क बाय Q। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, और Q का जो होता है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है वो होता है कूलम। तो जूल पर कूलम, डेट मीन्स कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेट मीन्स अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्ट। क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट, डिनोटेड करते हैं V से। इसीलिए बैटरी सब पे लिखा रहता है 3.7 वोल्ट। डेट मीन उसके पास में कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट। तो ये सब हो गया आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट हो गया जूल पर कूलम। तो मान लीजिए जैसे अगर हम कब बोलेंगे, मान लीजिए अगर 1 वोल्ट का वर्क हुआ है, 1 वोल्ट का वर्क हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 जूल 1 जूल को ले गया है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हुआ है, तो 1 जूल का वर्क हुआ है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इनको, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, डिनोटेड करते हैं V से। क्लियर? आई होप कि समझ गए होंगे।
किसी भी सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से देखते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो ये हो गया। सेकेंड, हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्टेड करते हैं। अब पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है, जो हमको आगे पढ़ना है। पैरेलल का मतलब हो गया समांतर। दैट मीन्स आपका करंट फ्लो यहाँ हो रहा है तो इसको हम वोल्ट मीटर लगाएंगे उसके समांतर, इसी को बोलते हैं पैरेलल। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर क्या होता है, तो एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, वोल्ट को बताता है। पिछले क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाने थे। ये क्या होता है, ये होता है कि वर्क डन, वर्क कितना हुआ और बाय पर कूलम। दैट मीन्स पर कूलम कितना वर्क हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोटेड करते हैं। तो वर्क, इसका जो ऐसा यूनिट, इसका यूनिट जब फाइंड करेंगे तो जूल हो जाएगा और जूल पर कूलम, लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं, वोल्ट, डिनोटेड करते हैं V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। इसको V से डिनोटेड करते हैं। आज देखते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ होता क्या है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। कि किसी में पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल दैट मीन्स कि ये दो, अगर करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स वोल्टेज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी करंट को अगर हम कम करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, उसका कम होगा। तो ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसके बदले एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है। यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो आपका आता है R। तो लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या हो गया, I R। यहाँ पे R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों को आगे जानना है रेजिस्टेंस के बारे में। तो अभी फिलहाल नाम याद रखिए कि इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। और ये प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटाते हैं इसके बदले एक आता है कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई भी हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो लेते हैं R। तो R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, जो कि हमें रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ना है। तो आपका ओम्स लॉ क्या करता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका I का, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR। डेट मीन्स कि R यहाँ पे क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, और V क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, डेट मीन्स वोल्ट हो गया। और I क्या हो गया, I आपका हो गया करंट।
अब यहाँ से हम अगर आगे भी फाइंड करना चाहे तो इजिली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला। एक फार्मूला तो ये हो गया, सेकंड क्या हो गया आपका, यहाँ से अगर मान लीजिए हमको करंट फाइंड करना है तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड फार्मूला। अब मान लीजिए हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, अगर वोल्ट गिवन है और करंट गिवन है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, ओम्स लॉ। इसके बाद इसको इजीली याद रखने के लिए एक ट्रायंगल भी आता है जिसको ओम्स ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, देखिए ऊपर में अगर इसको डिवाइड करें तो V का है, और नीचे में आप देखिए तो नीचे में I दे दीजिए और R दे दीजिए। जब हम V फाइंड करेंगे तो I R हो जाएगा क्योंकि मल्टी हो जाएगा, और जब हम I फाइंड करेंगे तो ये V बाय R, और जब हम क्या फाइंड करेंगे, R फाइंड करेंगे तो V बाय I। डैट मीन्स अगर हमको दो चीज गिवन है, करंट, रेजिस्टेंस या वोल्टेज, तो उसके अनुसार हम उसके बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं बाय फार्मूला। तो यहाँ पे जो V हो गया आपका, V हो गया वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, डैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। V क्या हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या हो गया, करंट हो गया, और R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो R हो गया आपका रेजिस्टेंस। अगर ओम लॉ का एप्लीकेशन कहाँ होता है, ओम्स लॉ को यूज कहाँ करते हैं, तो इसको वोल्टेज फाइंड करने में, रेजिस्टेंस करंट फाइंड करने में हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट में। ये मेंटेन रखता है वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। ओम्स लॉ डीसी मीटर में भी हम किसका यूज करते हैं, तो ओम्स लॉ का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मटेरियल का जो क्या करता है कि करंट के अपोजिशन में फ्लो होता है। मान लीजिए करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके अपोजिशन में एक फोर्स लगता है। दैट मीन्स सिंपली लैंग्वेज में बोले ना कि करंट को रोकना चाहता है, तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन दैट समटाइम्स रेफर टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिशन में, दैट मीन्स अपोजिट में जो क्या होता है आपका फ्लो होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज हो गया। रजिस्टर्स क्या होता है, तो रजिस्टर क्या होता है, ये देखिए दैट मीन्स कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसमें पहले से ये डिफाइन रहता है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट हम ओम्स लिखते हैं। ओम्स साहब ने दिया था तो इसको ओम्स, और ये सिंबल हो गया आपका ओम्स का। तो बाय सिंबल भी लिखते हैं और इसको ओम्स। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स। बाय सिंबल इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं ओम्स। अगर सिंबल रहेगा तो भी हम समझ जाएंगे ये किसका है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। तो अब रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर होता है आपका कि जिसमें पहले से डिफाइंड हो, अप्रेसिएबल क्या हो, रेजिस्टेंस हो, उसी को रजिस्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर है, कोई कंडक्टर है जिसका 5 ओम क्या है आपका रेजिस्टेंस है, तो ये पहले से डिफाइंड है कि इसमें क्या है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। सेम कंडीशन में अगर दूसरा मान लीजिए इसमें 10 ओम का है, तो इसमें बोल सकते हैं क्या है, इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब एक वर्ड आया रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, तो ये होता है डेट मीन्स कि नेचर ने पहले से ही मटेरियल में रेजिस्टेंस दे के भेजा है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे आपका सिल्वर, गोल्ड, आपका कॉपर, एल्युमिनियम। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम वुड की बात करें तो वुड करंट कैरी नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है। इसका मतलब क्या है कि वुड का रेजिस्टिविटी बहुत हाई है,
डेट मीन्स रेजिस्टिविटी का मतलब क्या, जिसमें पहले से ही रेजिस्टेंस भरा हुआ हो, जिसको नेचर ने ही पहले से क्या दिया हो, रेजिस्टेंस दे दिया हो कि भाई तुम करंट को रोको, करंट को पास नहीं होने दो, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने दो। लेकिन इसमें सिल्वर में मान लीजिए सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है उसका होता है, सिर्फ समझने के लिए कितना होता है, 10⁸ -8 ओम होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें तो इसका जो क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा वो वेरी हाई होगा। तो रेजिस्टेंस हो गया किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज हो गया जो क्या करता है, आपको करंट के अपोजिशन में फ्लो होता है। रेजिस्टेंस करंट के अपोजिशन में क्या होता है, आपका फ्लो होता है रेजिस्टेंस, इसको सिंपली आर से डिनोटेड करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम्स। रजिस्टर क्या होता है कि रजिस्टर कंडक्टर होता है जो जिसमें प्री डिफाइंड होता है कि कोई ना कोई क्या होगा, उसमें पहले से ही आपका रेजिस्टेंस होगा, 5 ओम 10 ओम कुछ भी हो सकता है। रजिस्टिविटी क्या होता है कि नेचर ने पहले से ही क्या दिया है कि किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस दे के भेजा है। जैसे सिल्वर का कुछ और होगा, गोल्ड का कुछ और होगा, वुड का रेजिस्टिविटी और होगा। तो रेजिस्टिविटी जिसका कम होगा, जितना कम होगा वो करंट का अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर का अप्रॉक्स कितना होता है, 10⁸ ओम, तो ये क्या होगा, ये करंट का गुड कंडक्टर होगा, गुड क्या होगा, आपका कंडक्टर होगा। लेकिन वुड में हाई होता है तो वुड क्या होगा, जैसे देखिए वुड में क्या होता है, 10⁻, ग्लास में भी होता है अप्रॉक्स इतना ओम होता है। अब समझिए ये माइनस में है, डेट मीन्स 0 से भी बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना, 12, डेट मीन्स 10 पे कितना 0, 12 दीजिए उतना ओम होगा। इसीलिए क्या करता है आपका ग्लास, वुड, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता क्योंकि नेचर ने इसको दिया ही नहीं। अब रही बात किस फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे जितना बड़ा लेंथ लेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे क्या होता है, डिपेंड करता है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मान लीजिए अगर मोटा वायर है तो वो करंट का ज्यादा क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। अब वहीं पे क्या ले ले, हम पतला ले ले जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, कम हो, तो वो क्या करेगा, गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो सबसे अच्छा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें करंट अच्छे से पास करेगा। और ऑन इट्स द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए वो नेचर क्या है, सिल्वर है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, तो सबका अलग अलग होता है। जैसे सिल्वर में सबसे ज्यादा होगा, कॉपर में उससे कम, और सबसे कम होगा एल्युमिनियम में। तो ये सब हो गया प्रॉपर्टीज हो गया। रेजिस्टिविटी क्या है आपका, सब में नेचर ने किसी में ज्यादा दिया है, किसी में कम दिया है। अब रही बात कि हम रेजिस्टिविटी फाइंड कैसे करेंगे या रेजिस्टेंस कैसे किसी मटेरियल का फाइंड करेंगे। तो ये जो फाइंड होता है, तो अभी बोले हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है आपका लेंथ पे। तो हम बोल सकते हैं आर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ पे। क्लियर है। ये अगर लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड क्या होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। एरिया को हम बोलते हैं एल इक्वल टू हो गया लेंथ, ये हो गया आपका एरिया। क्लियर। अब ये पहले वाले और सेकेंड वाले से देखें तो हमको आर इक्वल टू मिल सकता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एल बाय ए। डेट मीन्स देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं उल्टा। डेट मीन्स अगर ए क्या होगा, बढ़ेगा, ए क्या होगा, बढ़ेगा, तो आर क्या होगा, कम होगा। ए क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ए बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, तो आपका आर क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। समझ गए।
अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो जब ये साइन हटता है तो यहाँ पे भी एक क्या आता है आपका, और इक्वल का साइन लाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है जिसको रो बोलते हैं, रो L/A, इसको बोलते हैं हम लोग रो, RHO लिखते हैं लेकिन रो बोलते हैं। तो रो क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, क्या होता है, रो होता है आपका, इसको बोलते हैं आपको। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, R इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे आपका R क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, L क्या हो जाएगा, लेंथ, और A क्या हो जाएगा, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्या हो जाएगा, रो। रो क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी होता है। रो क्या होता है कि कांस्टेंट होता है और रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, जैसे मान लीजिए इनको सिल्वर का कितना होता है, 10 का पावर 8 होता है, ये 10 होता है अप्रॉक्स में, इतना ओम होता है, तो इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁸ ओम, या 10⁸ 10 ओम, तो ये रेजिस्टिविटी हो गया। उसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं। क्लियर। अब रेजिस्टेंस सिस्टम ऑफ रजिस्टर, कि किसी भी सिस्टम में हम रजिस्टर को कैसे, रेजिस्टेंस को कैसे हम अरेंज करते हैं वो देखना है। तो हम अरेंज करते हैं दो तरह से, एक करते हैं आपका सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और एक आपका पैरेलल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सीरीज और पैरेलल जानने से पहले कुछ बेसिक है जो जानना जरूरी है, तो चलिए सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक पाइप है, क्या है, एक, अभी वायर को हम एज पाइप, जैसे वाटर का पाइप होता है ना, वो मान लीजिए ये वायर है, इस वायर को आपको समझना क्या है कि ये पाइप है, इसमें क्या है, वाटर का फ्लो हो रहा है, इसमें वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अभी आप इस वाटर को आपको क्या समझना है, इस वाटर को आपको समझना है कि ये क्या है, ये वाटर नहीं, किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उस पाइप में, दैट मीन्स उस वायर में। और देखिए जब वाटर का फ्लो होता है किसी भी पाइप में, तो उसमें प्रेशर होता है, और उसको, उसी प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज बोल सकते हैं सिंपली अभी लैंग्वेज में, कि उस प्रेशर, उस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि जिस फोर्स से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, उस फोर्स को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे अभी फिलहाल समझने के लिए। और करंट जो फ्लो हो रहा है, वाटर जो फ्लो हो रहा है, तो वाटर में फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं आई, करंट फ्लो हो रहा है। तो वाटर को मान लीजिए क्या, वाटर जो फ्लो हो रहा है वो क्या चीज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और वोल्टेज को आपको क्या लेना है, वोल्टेज लेना है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें जितना प्रेशर से वो बह रहा है, दैट मीन्स फ्लो हो रहा है। क्लियर है। अब समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल क्या है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरली जो हम रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को दिखाते हैं किसी भी रजिस्टर में, तो इस तरह सिंबल से दिखाते हैं। ये आपका सिंबल हो गया, ये दिखाता है रेजिस्टेंस को, ये दिखाता है आपको रेजिस्टेंस को। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम, मेरे पास में 3 रजिस्टर है, R1 R2 और R3, इसको सीरीज में कंबाइन करें। सीरीज में कंबाइन कब होता है, जब हम एक का क्या लिए, हेड लिए, मान लीजिए इसका हेड लिए और दूसरे का क्या लेंगे, टेल को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दूसरा रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। तो एक का हेड और दूसरे का टेल, फिर आप क्या लिए, तीसरा लिए, तो ये 3 रजिस्टर हो गया।
इसमें आप एक सेल लगा दीजिए और इसमें एक आप मीटर लगा दीजिए। और वोल्टेज फाइंड करना है तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, तो वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका R1, R2 और R3। तो इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, कि एक का हेड और दूसरे का टेल हम लगा दिए। तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, कुछ देर के लिए मान लीजिए करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो अब ये आगे जो जाएगा रजिस्टर 1 के पास में जाएगा। अब V वोल्टेज, वोल्ट क्या है आपका, V है, तो V वोल्टेज से जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। डैट मीन्स बड़े पाइप में हम क्या लगा देंगे, छोटे पाइप लगा देंगे, तो वो क्या होगा, वाटर को पुशअप कर, डैट मीन्स रोकना चाहेगा। तो यहाँ पे आई को क्या मानना है, आई को मान लीजिए आप कुछ देर के लिए मान लीजिए वाटर, और V को मान लीजिए प्रेशर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए R1 में क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा या आपका वाटर चेंज होगा। तो I1 में आपका चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। डैट मीन्स यहाँ बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, V1 जाएगा। क्लियर है। और करंट कितना जाएगा, तो करंट सिर्फ R1 में आ जाएगा। फिर R2 की बात करें तो जितना वाटर R1 में फ्लो हुआ है तो वही ना निकल के कहाँ जाएगा, R2 के बाद। तो हम बोल सकते हैं करंट नहीं चेंज होगा, करंट क्या होगा, आप I क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। I क्या रहेगा, सिंपली कांस्टेंट रहेगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन वोल्ट क्या, प्रेशर तो चेंज होगा ना। मान लीजिए अगर पतली पाइप लगी हो तो वाटर का प्रेशर चेंज होगा, तो R2 पे क्या होगा, V2 होगा। मान लीजिए V2 और R3 पे, तो जितना वाटर इस पाइप से निकलेगा R2 से, डेट मीन्स करंट उतना कहाँ जाएगा, R3 के पास में जाएगा। डेट मीन्स I चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा, V3 होगा। तो करंट कितना गया, I, निकला भी कितना, I। क्लियर है। लेकिन चेंज कौन हो गया, तो चेंज हो गया आपका वोल्ट। चेंज कौन हो गया, वोल्टेज। डेट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही पहले क्या जा रहा था, V जा रहा था। पहले क्या फ्लो हो रहा था, V चेंज हो गया आपका V1 में, प्लस V2 में, और प्लस V3 में। लिख सकते हैं। अब इससे एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। डेट मीन्स कि V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कि V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि V का क्या होता है, IR होता है। किससे, तो ओम्स लॉ से। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IR। अब V1 को क्या लिख सकते हैं, तो V1 को लिख सकते हैं हम लोग I और R1 लिख सकते हैं, I और R1। तो V1 को लिख सकते हैं I R1, V2 को लिख सकते हैं I R2 प्लस इसको लिख सकते हैं VR3। क्योंकि करंट कांस्टेंट है आपका, करंट क्या है आपका, करंट I क्या है, कांस्टेंट है, कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि वाटर चेंज नहीं, वाटर का प्रेशर चेंज हो रहा है, डेट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, R इक्वल टू हो जाएगा, I कॉमन ले ले तो R प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे I और I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। और तो R इक्वल टू जो हो जाएगा आपका R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया कि R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए बोला जाए। डेट मीन्स आपसे कोई बोले क्या कि सीरीज में हम क्या लगाए हैं, सीरीज में लगाए हैं कितना, 3 रजिस्टर लगाए हैं। कि सीरीज में हम कितना लगाए हैं, 3 रजिस्टर, डेट मीन्स रेजिस्टेंस लगाए हैं सीरीज में। उसको हटा के एक इक्विवेलेंट लगाओ, कि हम 3 क्या लगाए हैं, रजिस्टर लगाए हैं, R1 R2 और R3। इसको रिप्लेस करके एक R इक्विवेलेंट, इतना बताओ कि ये 3 के मुकाबले में रेजिस्टेंस हो। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका 3 ओम का लगा हुआ है, एक 3 ओम का लगा हुआ है,
एक 2 ओम का लगा हुआ है और एक आपका 5 ओम का लगा हुआ है। इसको हटा के आपको क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट के लिए हम सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 2 प्लस 5 तो 10 ओम। तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं कि सिंपली हम क्या करेंगे, इस 3 को हटा के 10 ओम का लगा देंगे तो इस तीनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट किस में, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए हम वहाँ पे 3 लिए थे, यहाँ पे भी क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 3 रेजिस्टेंस लिए, रेजिस्टेंस को इससे डोनेट करते हैं। ये क्या होता है कि एक ही पॉइंट से 3 कनेक्टेड रहता है, एक ही पॉइंट से क्या हो रहता है आपका, थ्री रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है। तो देखिए ये भी मान लीजिए सिंपली, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव ये होगा पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है I फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो I हो रहा है। और वोल्ट क्या फ्लो हो रहा है, वोल्ट फ्लो हो रहा है V। सेम केस में तो पानी कितना चेंज हो रहा है, I चेंज हो रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे जब I आएगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो I चेंज हो जाएगा किस, 3 डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। डेट मीन्स वाटर, वाटर से माइंड में रखिए, वाटर। डेट मीन्स I किस में, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट है वही चेंज किस में, 3 पाइपलाइन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। डेट मीन्स इसमें क्या जाएगा, I1, इसमें I2 और इसमें I3। डेट मीन्स I1, I2 और I3। डेट मीन्स एक I किस में चेंज हो गया, 3 में चेंज हो गया। इट मीन्स कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो करंट क्या होता है, चेंज हो जाता है सब में, लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा, वोल्ट सब में क्या रहेगा आपका, V आपका सेम रहेगा। V क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। डेट मीन्स V वोल्टेज क्या हो रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, चेंज कौन होता है, तो चेंज होता है आपका I चेंज होता है। डेट मीन्स कि एक कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा था, I ही चेंज किस में हो गया, I1 में, प्लस में I2 में और प्लस I3 में चेंज हो गया। तो अब इसके बेसिस पे फॉर्मूला निकाला जाए तो देखिए वाटर चेंज हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में क्या, करंट क्या है आपका, वाटर है, वो चेंज हो रहा है। तो ये I1 पहले वाले से, पहले दूसरे वाले से I2 और तीसरे वाले से I3 जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है आपका, V बाय R होता है। किससे, ओम्स लॉ से V बाय R होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V बाय R। लेकिन I1 को क्या लिख सकते हैं, तो I1 को हम लिख सकते हैं V बाय R1, क्योंकि V तो आपका चेंज हो नहीं रहा है, वोल्टेज चेंज हो नहीं रहा है। तो V बाय R1 प्लस में V बाय R2 प्लस में V बाय R3। यहाँ से V बाय R हो जाएगा, यहाँ पे चेंज B कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, 1 बाय R प्लस 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3। अब ये V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास में क्या, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R वो प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। जब भी हम क्या सीरीज में बोले, सॉरी पैरेलल में बोले, पैरेलल में क्या बोले, R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए। तो R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाय R प्लस 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर है, तीन रजिस्टर कनेक्ट है, इसमें 2 ओम का फ्लो हो रहा है, इसमें 3 ओम का फ्लो हो रहा है और इसमें भी कितना हो रहा है, 2 ओम का फ्लो हो रहा है। तो इसमें 2 ओम का फ्लो हो रहा है, ऊपर वाले में भी 2 ओम का।
तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस में 1/2। क्लियर है। अब इसको क्या इजिली एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 + 2 + 3, डैट मीन्स आपका हो गया 5 8/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/6, डैट मीन्स 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको आर इक्विवेलेंट क्या करेंगे, डैट मीन्स चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 पलट देंगे, डैट मीन्स यही हो गया ओम। तो 3/4 ओम, डैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि उस 3 को रिप्लेस करके आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके बदले में, हम इसके बदले में क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पे हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, वो भी कितना 3/4 ओम का। इस 3 को हटा के और आर इक्विवेलेंट का मतलब कि 3 को हटाइए और एक क्या लगा सकते हैं, तो 3/4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो 3 लगाने की जरूरत ही नहीं, 3/4 ओम का लगाइए, तो क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या कर सकता है कि हीट भी जनरेट कर सकता है। वही देखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक करेंट से कैसे हीट जनरेट होता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। देखिए इसमें हम मटेरियल जो लेते हैं, मटेरियल जो होता है हमारा वो हाई रेजिस्टिविटी का होता है। हाई रेजिस्टिविटी का होता है, डेट मीन्स इसके पास में रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। और जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एनर्जी होता है, जो इसमें ये तो आगे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा, अपने पास में रखेगा। एक लार्ज अमाउंट में इसके पास में एनर्जी आ जाता है इस मटेरियल कंडक्टर के पास में। कंडक्टर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है, अपने पास ही रख लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उसको यूज करके ये मटेरियल हीट देता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। जैसे आपका आयरन हो, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो क्या करता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी होता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो हीट में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले इनको तो हीट जो देगा वो कितना अमाउंट में देगा, तो यही बताया था जूल साहब ने। जूल ने क्या बताया कि कितना अमाउंट में हम करंट देंगे, कितना उसमें वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, और कितना उसका मटेरियल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो वो 3 फैक्टर पे क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। पहला तो अमाउंट ऑफ करंट पे, सेकेंड हो गया कि वोल्टेज कितना है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड हो गया आपका रेजिस्टेंस पे। तो अगर हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो ये हीट जो प्रोड्यूस होगा वो किस पे होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, तो स्क्वायर ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ करंट पे, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आर का होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि हम कितने समय के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा H = I² RT। यही हो गया जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, कि हीट कितना होगा, तो करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इनटू में टाइम। अब ये इसका डेरिवेशन देखते हैं कि ये आया कैसे।
डेरिवेशन ऑफ जूल लॉ। तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए मान लेते हैं, लेट आई बी द फ्लो ऑफ करेंट, कि आई मेरा क्या है कि उस सर्किट से जितना करंट फ्लो हो रहा है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स इसको वोल्टेज बोल सकते हैं। और आपका Q क्या हो गया, Q इज द चार्ज फ्लो इन टाइम t, कि टाइम t के लिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर ये सब हमको गिवन है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देन वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन जो होगा वो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में आपका हो जाएगा चार्ज। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V इनटू में Q। तो देखिए हमारा जो Q चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितने देर के लिए हो रहा है, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं सिंस चार्ज Q फ्लो थ्रू द सर्किट फॉर टाइम t, कि टाइम t के लिए हो रहा है, यहां से देयरफॉर पावर इनपुट कितना हो जाएगा, पावर इनपुट P, दैट मीन्स अभी पावर इनपुट को P से डिनोट करते हैं, जो कि आगे हमको पावर के बारे में पढ़ना है। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका V और Q बाय T हो जाएगा। दैट मीन्स चार्ज Q कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है, T टाइम के लिए। अब हम ये जानते हैं वी नो कि I इक्वल टू क्या होता है आपका Q अपॉन T, कि I इक्वल टू होता है Q बाय T। तो यहाँ से P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं VI। तो पावर के लिए एक फॉर्मूला क्या हो गया आपका VI, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इनटू में I। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, जो कि पावर में याद रखिएगा, काम आएगा आगे। अब हमको देखिए कि एनर्जी कितना सप्लाई होगा टाइम। अगर मान लीजिए अगर T टाइम के लिए हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं किसी में, तो वो कितना अमाउंट में होगा। तो सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम t के लिए कर रहे हैं, तो पावर इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा आपका VI इंटू टी। तो इसी PI को, दैट मीन्स पावर इंटू टाइम को हम लोग बोलते हैं हीट बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 10 करेंट I हीट प्रोड्यूस, कि करेंट I कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स हीट को हम H से डिनोटेड करते हैं इन टाइम T, कि T टाइम में कितना प्रोड्यूस करेगा हीट। तो H इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं ये पावर इंटू टाइम क्या हो गया हीट, ये हो जाएगा VI
टी। लेकिन हम तो जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट मीन्स कि आपका V क्या होता है, V जो होता है वो IR होता है किससे, ओम्स लॉ से। तो यहाँ ऊपर वाले में हम क्या V इक्वल टू क्या पुट कर दें, तो V इक्वल टू जब पुट करेंगे कितना, H इक्वल टू V के प्लेस पे IR, IN2 में हो गया आपका IT, तो H इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। यही हमको लाना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में किया जाता है, जो कपड़े को आयरन करने में करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर में किया जाता है, जहाँ पे सोल्डिंग सब होता है। इलेक्ट्रिक ओवन, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक जो ओवन होता है जो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक हीटर, जो कोल्ड के डे में हम इलेक्ट्रिक हीटर जो यूज करते हैं वो भी किस पे काम करता है, तो ये सब वर्क जो करता है वो आपका जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे करता है। जो कि जूल लॉ क्या कहता है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस N2 में टाइम। इलेक्ट्रिक पावर ये क्या होता है, द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन, कि जिस रेट से हम क्या कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है जिस रेट से, उसको बोलते हैं हम पावर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिनोटेड बाय P, कि पावर को हम P से डिनोटेड करते हैं। तो P इक्वल टू हम लिख सकते हैं वर्क डन और बाय टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क, इसका अगर यूनिट की बात करें तो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, कि वर्क हम किस में करते हैं, जूल में, और टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड हम बोल सकते हैं कि पावर का यूनिट हुआ। बट इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड को हम लिखते हैं वाट, डिनोटेड करते हैं W से। तो पावर का जो ऐसा यूनिट हो गया, पावर का क्या ऐसा यूनिट ऑफ पावर, क्या बोलेंगे उसको, वाट, डिनोटेड करते हैं W से। क्लियर। अब 1 वाट क्या हो जाएगा, अगर हम 1 वाट की बात करें तो 1 वाट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 वाट इक्वल टू 1 जूल इन 1 सेकेंड, कि 1 जूल में, सॉरी 1 सेकेंड में कितना जूल हम वर्क कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे कि 1 वाट का क्या पावर है किसी में। अगर ये देखिए जूल क्या हो गया, स्मॉल यूनिट हो गया, बहुत स्मॉल यूनिट हो गया पावर का, तो इसको हम क्या लिखते हैं, किलो वाट में लिखते हैं। तो 1000 वाट को हम लोग बोलते हैं 1 किलो वाट, सॉरी आवर नहीं होगा, 1 किलो वाट, दैट मीन्स KW लिखते हैं। तो 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट। अगर 1 किलो वाट में बोले कि जूल कितना होगा, तो 1 किलो वाट, मान लीजिए 1 किलो वाट पर आवर यूज किए हैं हम, कि हम क्या किए हैं 1 किलो वाट आवर। पहले तो सेकेंड में लेते थे, अब आवर की बात करें तो आवर में क्या होगा कि 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। इनटू में अगर हम आवर में देखें तो आवर में सेकेंड कितना हो जाएगा, आवर में सेकेंड हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये वर्क को हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं।
सॉरी सेकेंड। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि 1 किलोवाट पर आवर इक्वल टू 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सेकेंड, इंटू क्या हो जाएगा आपका 50। डेट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁶ जूल, कि 1 किलोवाट में कितना जूल होगा 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। अब आते हैं इसकी फॉर्मूला पे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। डेट मीन्स कि अगर पावर, अगर किसी सर्किट में हमको करंट दिया है, वोल्टेज गिवन है या रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो पावर के लिए हम पीछे हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट में हम देखे थे कि P इक्वल टू क्या होता है VI होता है। तो एक फॉर्मूला तो वो अपना ये हो गया कि V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी P इक्वल टू क्या होता है VI होता है। क्लियर, ये हो गया फॉर्मूला एक। अगर V के प्लेस पे पुट कर दें हम क्या V इक्वल टू IR पुट कर दे ओम्स लॉ से, तो ये क्या हो जाएगा कि P इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू IR। डेट मीन्स P इक्वल टू क्या हो जाएगा I²R। तो ये आपका हो गया सेकेंड फार्मूला, ये फार्मूला हो गया पावर फाइंड करने का, ये सेकेंड फार्मूला। अगर आप यहाँ पे I को चेंज करके क्या दे दें हम R दे दें, डेट मीन्स कि अगर सिंपली हम बोले कि अगर I का क्या होता है फॉर्मूला, I के लिए होता है V/R, किससे ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ के फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं। तो पुट कर दे अगर एबव इक्वेशन में, तो ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि V²/R² इनटू में R। यहाँ से एक R क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या P इक्वल टू V²/R। तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया आपका थर्ड, जो कि सब पे न्यूमेरिकल आता है, पूछता है। तो फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। इस फार्मूला को बोले तो पहला फार्मूला जो हो गया P इक्वल टू VI, सेकेंड फार्मूला जो हो गया तो I² हो गया, और थर्ड फार्मूला जो हो गया वो आपका हो गया V²/R। तो अगर रेजिस्टेंस दिया है, सॉरी वोल्टेज दिया है और करंट दिया है तो पहला फार्मूला यूज करेंगे। अगर करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है तो सेकंड फार्मूला। अगर मान लीजिए वोल्ट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है तो फार्मूला नंबर 3। तो 3 फार्मूला का यूज कर सकते हैं कि दिया गिवन क्या है उसके बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर I की बात करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा करंट, I क्या है वेयर, I क्या है करंट, V क्या है आपका वोल्टेज, वोल्ट में वोल्ट्स, करंट किस में होगा एम्पियर में। ये R क्या है, R आपका है रेजिस्टेंस, R जो आपका है वो हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस में ओम में, रेजिस्टेंस किस में रहना चाहिए ओम में, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। और P हो गया आपका पावर, तो पावर को P से ही डिनोटेट करते हैं। तो पावर का ऐसा यूनिट जो हो गया वो हो गया वाट, डेट मीन्स W से डिनोटेट करते हैं। तो ये हो गया पावर। perfectlearn.in